बीपीएससी का यदि पेपर लीक हुआ है तो ये मामूली लोगों का काम नहीं है। इसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे अधिकारियों का हाथ है और करोड़ों करोड़ की डील हुई है। अब ठंडा होने की सरकार प्रतीक्षा कर रही है। जहां मामला ठंडा होगा सरकार चुपचाप इस पूरे मामले को दफना देगी। तो आप खुद समझ सकते हैं, दर्शक खुद समझदार है, समझ सकते हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री के इशारे पर उनके स्वजातीय अधिकारी को, उनकी जाति के अधिकारी को, जो कि बिहार कैडर का है भी नहीं, गुजरात कैडर का है, उसको बचाया जा रहा है। तो आज यदि मुख्यमंत्री सचिवालय में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके लैपटॉप जब्त किए जाएं, उनके मोबाइल के डिटेल्स निकाले जाएं, तो ये पूरा केस खुल जाएगा। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री पर भी आंच पड़ जाएगी, इसलिए वो सब कुछ हो नहीं रहा। ये जांच बिल्कुल ऑपरेशन लीपापोती है। यही सुन लीजिए बीपीएससी के सभी अभ्यर्थी कि जांच जो बिहार सरकार करा रही है ईओडब्ल्यू से, ये ऑपरेशन लीपापोती है। नमस्कार, बोले भारत में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। मौजूदा हालात बीपीएससी को लेकर बिहार में बेहद गंभीर होता चला जा रहा है। एक के बाद एक नए खुलासे, और जो टीम लगातार जांच कर रही थी उसके द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके लगभग सारे पर्दे हटा दिए गए हैं। उस जांच से आप कितना संतुष्ट हैं, हमें कितना संतुष्ट होना चाहिए, ये समझने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ सर के पास में अभी हम लोग हैं। सर, आपने भी देखा होगा किस तरीके से जो अभी कह सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति जो जारी किया गया है, पहला सवाल उसी से रहेगा, उससे आप कितना संतुष्ट हैं, वो कितना धारदार है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। ये ऑपरेशन लीपापोती है और कुछ नहीं है। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि बीपीएससी का यदि पेपर लीक हुआ है तो ये मामूली लोगों का काम नहीं है। इसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे अधिकारियों का हाथ है और करोड़ों करोड़ की डील हुई है ना। तो अभी मैंने प्रेस विज्ञप्ति देखा ईओडब्ल्यू का, तो उसमें तो छोटी छोटी मछलियाँ उनको पकड़ लिया गया, वहाँ से ये कर लिया गया। ये तो बिल्कुल लोगों की आंख में धूल झोंकी जा रही है। देखिए कितना बड़ा ये रैकेट है, आप इसे समझिए। 8 मई को बीपीएससी की परीक्षा हुई है और एक रात पहले 7 मई की रात को 13 जिलाधिकारियों का तबादला हुआ है। इस बिंदु की भी जाँच होनी चाहिए। बीपीएससी की तो परीक्षा होती है जिलों में, उस परीक्षा को संपन्न कराने का जिम्मा जिलाधिकारी पर होता है, डीएम का होता है। डीएम ही तय करता है कि कौन सा केंद्र बनेगा, कौन केंद्राधीक्षक होंगे, कौन सेंटर सुपरिटेंडेंट होंगे। ये सारे काम डीएम तय करता है। अब 8 तारीख की सुबह को आप परीक्षा ले रहे हैं और 7 की रात को 13 डीएम को आपने इधर से उधर कर दिया। क्यों भाई, क्यों आपको इतनी हड़बड़ी थी? आप क्या 24 घंटे रुक नहीं सकते थे? क्या आसमान टूट जाता 24 घंटे रुक जाते तो ये सब एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत किया गया है और उस षड्यंत्र में बड़े बड़े घड़ियाल शामिल हैं। देखिए, जब मैंने आवाज़ उठाई तब जाकर बीपीएससी पर दबाव पड़ा और 3 घंटे में इन लोगों को कैंसिल करना पड़ा। अभी देखिए सरकार सीबीआई से क्यों भाग रही है? कायदे से इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सीबीआई चूँकि बिहार सरकार के अधीन नहीं है, सीबीआई को मैनेज करना कठिन है बिहार सरकार के लिए, इसलिए इसकी जाँच ईओडब्ल्यू से कराई जा रही है, जो कि बिहार पुलिस की एक इकाई है। तो उसमें क्या किया गया है कि कुछ निरीह प्राणियों को खोजा गया है जिनके आगे पीछे कोई पॉलिटिकल लॉबी नहीं है, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको अब चार्जशीट भी कर देगा। और सरकार की रणनीति समझिए, रणनीति ये है कि सरकार धीरे धीरे इस मामले के ठंडा होने का इंतज़ार कर रही है ना। 10 दिन 15 दिन मामला चर्चा में रहेगा, फिर मामला ठंडा हो जाएगा और भी नए नए मामले आते रहते हैं। अब ठंडा होने की सरकार प्रतीक्षा कर रही है। जहाँ मामला ठंडा होगा सरकार चुपचाप इस पूरे मामले को दफना देगी। देखिए, एक आईएएस अधिकारी का नाम बार बार आ रहा है इसमें। अब मैं उस आईएएस अधिकारी के बारे में भी कुछ आपके दर्शकों को बताऊं। ये जो आईएएस अधिकारी हैं ये मुख्यमंत्री के स्वजातीय हैं, मुख्यमंत्री की ही जाति के हैं। दूसरी बात, ये आईएएस अधिकारी बिहार कैडर के नहीं हैं, ये गुजरात कैडर के हैं। सिर्फ जातीय आधार पर इनको गुजरात से लाके पटना में तैनात कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुख्यमंत्री की जाति के हैं। और पूरा जो प्रकरण हो रहा है, जो बातें आ रही है, उसमें इनकी भूमिका बहुत संदिग्ध है। लेकिन वो जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें मैंने ऊपर से नीचे कहीं इनका नाम तक नहीं दिखा, कहीं इनसे ना पूछताछ की बात दर्ज है, कुछ दर्ज नहीं है। तो आप खुद समझ सकते हैं, दर्शक खुद समझदार है, समझ सकते हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री के इशारे पर उनके स्वजातीय अधिकारी को, उनकी जाति के अधिकारी को, जो कि बिहार कैडर का है भी नहीं, गुजरात कैडर का है, उसको बचाया जा रहा है। जबकि उनके एक कह सकते हैं बेहद करीबी को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो लोगों के मामले में सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्या बात है, आप बड़ी बड़ी मछलियों को बचाते हुए छोटी छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं।
छोटे छोटे घेंघों को, मछली को, इसको पकड़े हैं, कीड़ों मकोड़ों को, बड़े बड़े घड़ियाल बाकी बचे हैं। सबसे पहले तो इस आईएएस अधिकारी को गुजरात विरमित करना चाहिए, गुजरात कैडर वापस भेजना चाहिए। सिर्फ जातीय आधार पर आप गुजरात से पटना के बैठ जाइएगा, ये कौन सा आधार है भाई जी। एक हम लोग थोड़ा निम्न स्तर पर चलते हैं इन चीज़ों को समझने के लिए। एक तो हमारे लिए भी बिल्कुल नया मामला आ गया कि 7 तारीख की रात में ही तमाम 13 डीएम को चेंज कर दिया गया, इधर से उधर कर दिया गया। दूसरा मेरा प्रश्न यह रहेगा कि कहीं भी किसी भी सेंटर पर किसी वीक्षक के पास में प्रश्न पत्र कितनी देर पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस प्रकरण में 1 घंटे पहले भी प्रश्न पत्र वीक्षकों के हाथ में पहुंच गए हैं। देखिए ये बात समझना चाहिए, बीपीएससी के जो सवाल होते हैं वो आपको सवाल ट्रेजरी में आके रखे जाते हैं, सुरक्षा के हिसाब से ये ट्रेजरी में रखे जाते हैं। और कायदे से यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं तो कहूँगा कि 15 मिनट पहले पहुँचाइए, क्योंकि जितना लंबा आप समय दे रहे हैं, आज के ज़माना में जब सब हर मोबाइल में कैमरा है और आप 1 मिनट में उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्रश्न पत्र का, 2 मिनट में आप उसको वायरल कर दीजिएगा, इतनी टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है, उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। जैसे कि अभी सीडीपीओ वाला में आपने देखा, सीडीपीओ वाला में 12 बजे से ये परीक्षा शुरू थी तो कहा गया कि 11:50 तक ये प्रश्न पत्र पहुँचेंगे और खुलेंगे, सिर्फ 10 मिनट का मौका दिया गया, बहुत कम समय दिया गया। तो क्या यही बात बीपीएससी वाले परीक्षा में क्यों नहीं की गई? अब आप कहिए कि 10 दिन पहले ही हमने भेज दिया था उनको प्रश्न पत्र, तो यदि इतने लोगों को आपने 10 दिन पहले भेज दिया होगा तो इतने सारे मोबाइल, हर मोबाइल में कैमरा है आजकल, और 1 मिनट में स्क्रीनशॉट लेके अगले मिनट उसको वायरल कर देना, ये तो बाएं हाथ का खेल है, कोई बच्चा कर देगा। तो ये सब जो हो रहा है ये सरकार की लापरवाही है, पूरा षड्यंत्र का हिस्सा। लापरवाही मैं नहीं कहूँगा, ये आपराधिक लापरवाही है, क्योंकि इसमें आपराधिकता का तत्व है। ये कोई ऐसा नहीं कि गलती से हो गया, ये जानबूझकर किया गया षड्यंत्र है। लाखों लड़के लड़कियों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। पूरा बिहार का युवा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। लगभग 6 सालों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं और ऐसे में देखा जाता है कि किसी भी मामले को लेकर के जब विभागीय अगर प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बता दिया जाए तो मतलब यह समझिए कि लगभग उद्भेदन टीम कर चुकी है। ऐसे में एक गिरोह का भंडाफोड़ हो रहा है। अभी तक जो जांच है वो बीपीएससी के एक भी अधिकारी के इर्द गिर्द नहीं जा पहुंची है, नहीं गई, ना पूछताछ हुआ। क्या आपको इस पर संदेह नहीं हो रहा है? अरे संदेह ही संदेह है। बीपीएससी के जो सदस्य लोग हैं उनकी पृष्ठभूमि बहुत विवादित है, मैं उस पर भी कुछ दिनों में उद्भेदन करूंगा। अगर ईओडब्ल्यू में कुछ ये रहता तो सबसे पहले मुख्यमंत्री सचिवालय में जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके लैपटॉप को सीज करना चाहिए, उनके मोबाइल फ़ोन के डिटेल्स खंगालने चाहिए। आपको याद होगा कि जब सीबीआई ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच की थी तो ब्रजेश ठाकुर के मोबाइल डिटेल निकाले गए और पता चला कि उसने मंजू वर्मा के पति से 17 बार बातचीत की है। तो आज यदि मुख्यमंत्री सचिवालय में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके लैपटॉप जब्त किए जाएं, उनके मोबाइल के डिटेल्स निकाले जाएं तो ये पूरा केस खुल जाएगा। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री पर भी आंच पड़ जाएगी, इसलिए वो सब कुछ हो नहीं रहा है, जो कि जांच वाली टीम ये कर नहीं रही है। मतलब जांच सही दिशा में नहीं जा रहा है, नहीं जा रही। और सबसे बड़ी बात, मेरा बयान क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है? ये जो कांड दर्ज हुआ है आर्थिक अपराध इकाई में, मैं दर्शकों को बताऊं, आर्थिक अपराध इकाई ने इसमें बाकायदा एफआईआर दर्ज किया है जिसका नंबर है 20/2022, है ना। उसमें 420 धारा लगाई गई है, परीक्षा अधिनियम की धाराएं हैं, आईटी एक्ट है, एक लंबा चौड़ा एफआईआर दर्ज हुआ है, बाकायदा उसकी केस डायरी लिखी जाएगी। तो आप मेरा बयान केस डायरी में क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? आपको मेरे बयान से आप इतने भयभीत क्यों हो गए कि भाई अमिताभ कुमार दास का बयान आएगा तब तो लिपापोती में दिक्कत हो जाएगी? मैं लगातार कह रहा हूँ, लाखों लोग मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं चैनलों पर, तो ईओडब्ल्यू वाले मेरे पास आकर क्यों नहीं मेरा बयान दर्ज नहीं कर रहे हैं? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं दर्ज किया जा रहा है क्योंकि मैं तो सारी बातें बता दूंगा, तो फिर उनको मेरे बयान पर फिर फॉलोअप एक्शन लेना पड़ेगा, फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसलिए भागे हुए हैं। क्यों नहीं मेरा बयान हो रहा है? सवाल और बनता है, लगातार आप मुखर होकर के सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं, इतनी बदनामी होने के बावजूद सरकार लीपापोती क्यों चाहेगी? इसलिए चाहेगी कि पूरा मामला यदि खुल गया ना तो सुशासन बाबू की कुर्सी हिल जाएगी। मुख्यमंत्री सचिवालय में जो लोग रहते हैं वो मुख्यमंत्री के करीबी लोग रहते हैं, उनकी जो आंखों के तारा है, मुझे थोड़े रखा जाएगा मुख्यमंत्री सचिवालय में। जो मुख्यमंत्री के करीबी लोग हैं, जो उनके चमचे हैं, उनकी आंखों के तारे हैं, उनको रखा जाएगा। उन पर यदि आँच आएगी तो आज न कल सीधे सुशासन बाबू पर आँच आ जाएगी, पूरी सरकार हिल जाएगी, पूरे सरकार के वजूद को खतरा हो जाएगा, है ना। इसलिए इस ऑपरेशन लीपापोती चलाया जा रहा है, पूरे जोर शोर से चलाया जा रहा है। तो क्या अब जो भी अभ्यर्थी हैं या फिर जो भी बिहारवासी हैं उन्हें जांच टीम पर से भरोसा छोड़ करके या तो पटना हाईकोर्ट के
कह लीजिए निर्देशन के अनुसार जांच कराई जाए, एक टीम गठित करके, या फिर सीबीआई जांच, इसकी मांग अब उठानी पड़ेगी? बिल्कुल, सीबीआई जांच की मांग तो मैं पहले दिन से कर रहा हूँ। अभी भी मुझे चाहिए कि कुछ अभ्यर्थियों को चाहिए, मैं ये सलाह दूंगा, कुछ अभ्यर्थियों को चाहिए कि वो इस मामले पर एक जनहित याचिका करें, पीआईएल करें पटना हाई कोर्ट में। उसमें जनहित याचिका में मेरे पत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, जो मैंने राज्यपाल महोदय को लिखा है कि मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय की इसमें सहभागिता है, और पटना हाई कोर्ट से निवेदन करें कि इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश हो। क्योंकि ये तो जब तक ये आंतरिक जांच होती रहेगी तो इसमें तो कुछ होना नहीं है, ये तो खाना पूरी होगी, मामला ठंडा होगा, दफन कर दिया जाएगा। सभी मामलों में ऐसा ही होता रहा है बिहार में। फिर तो आरोप तो आपके ऊपर भी लगने लगेंगे। मुझ पर कैसा आरोप लगेगा? अब मान लीजिए आप बच्चों को कह रहे हैं कि आप जनहित याचिका दायर कर दीजिए, तो उकसाने का आरोप लग सकता है। नहीं, जनहित याचिका मैं उनको कानूनी रास्ते पर चला रहा हूँ, मैं उनको हिंसा करने थोड़े कह रहा हूँ, मैं उनको न्यायालय की शरण में जाने को कह रहा हूँ, जो एकदम कानूनी रास्ता है ना, मतलब विधि सम्मत रास्ता है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आगजनी करो और तोड़ फोड़ करो, मैं तो उनको एक कानूनी रास्ते पर चलने की सलाह दे रहा हूँ, जो कि अहिंसक और कानूनी रास्ते से। उकसाने की बात क्या हुई? चलिए एक सवाल हमें आप ही के जवाबों में से ले लेता हूं। जिस तरीके से आपने कहा कि बीपीएससी के अंदर कुछ दागी लोग अभी भी मौजूद हैं, अगर वो मौजूद हैं तो फिर हम आगे के प्रोसीजर पर क्या भरोसा करें? कोई भरोसा नहीं करें, कोई भरोसा तो नहीं फिर करें। उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? होगी, उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। ये तो हो गया कि आप बिल्ली ही दूध पीती है और आप बिल्ली को ही दूध की रखवाली का काम सौंप दीजिए, है ना। यदि आप बिल्ली को ही एक कटोरा दूध देके कहिए कि तुम इसकी रखवाली करो, तो उस दूध की रखवाली होगी कभी? यदि कोई दागी व्यक्ति है जिसने बहुत सारे घोटाले किए, आज यदि वो बीपीएससी मान लीजिए किसी कुर्सी पर मौजूद है, तो फिर हम लोग क्या ईमानदारी और क्या पारदर्शिता की उम्मीद करेंगे? यदि ऐसी बात आती है, तो कुछ लोगों ने मुझे बताया है, मैं तथ्य भी इकट्ठा कर रहा हूँ। एक सदस्य के बारे में मुझे बताया गया है, मैं तथ्य इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं नाम बता देता हूं आपको, मैंने भी खबर चलाया है, नाम है अरुण भगत। पहले भी दो अन्य मामलों में दो नहीं कह सकते हैं, कई अन्य मामलों में वो आरोपी हैं, कह लीजिए दागी हैं। इस मामले में कितनी सहभागिता है इसकी कोई पुष्टि मेरे पास नहीं है भी या नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं है। नाम है अरुण भगत। अच्छा, आपने नाम ही बता दिया दर्शकों को, अब ये तो नाम बता रहे हैं, अब ये नाम बता रहे हैं और मैं भी इस पर तथ्य इकट्ठे करूंगा। और यदि मुझे मतलब पुख्ता तथ्य इकट्ठे हो गए, सबूत इकट्ठा हो गया, तो मैं तो किसी से डरता हूँ नहीं। मैं तो इस पर फिर राज्यपाल को लिखूंगा कि भाई यदि ऐसा व्यक्ति है तो इसको हटाया जाए। आप पूरा मिलाकर के ये कहने वाले हैं कि जिस तरीके से अभी जांच कह लीजिए कि जांच रिपोर्ट या फिर प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, उसके आधार पर जांच कतई सही दिशा में नहीं जा रहा है। जांच बिल्कुल, इसको इंग्लिश में आई वाश कहते हैं, ये जांच बिल्कुल ऑपरेशन लीपापोती है। यही सुन लीजिए बीपीएससी के सभी अभ्यर्थी कि जांच जो बिहार सरकार करा रही है ईओडब्ल्यू से, ये ऑपरेशन लीपापोती है ना। मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे अपराधियों को बचाया जा रहा है, और बीपीएससी के अधिकारियों को वो वैसे ही बचते चले जा रहे हैं। वो तो आपने का नाम ही ले लिया, उनको ही बचाया जा रहा है। तो सारे बड़े घड़ियालों को बचा लिया गया, सारे बड़ी मछलियों को बचा लिया गया। किसी निरीह प्राणी को पकड़ के जेल में डाल दीजिए, उसको सूली पर टांग दीजिए, उसको फांसी पर लटका दीजिए। तो यही तो बिहार में हो रहा है, माफिया राज है और आम लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। बिल्कुल सर, समय देने के लिए शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद आपका भी। अरुण भगत जिनका हमने नाम लिया है, दरअसल उनका पूरा का पूरा पुख्ता सबूत के तौर पर एक खबर भी हम दिखा चुके हैं। पालीगंज विधानसभा विधायक संदीप सौरभ ने उनका जिक्र किया था और हमें उनके बारे में बताया था, वो भी खबर हमने आप तक पहुंचाया कि अगर ऐसे लोग किसी भी कह सकते हैं ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान में रहेंगे तो किस प्रकार की कार्यशैली का नमूना पेश कर सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। फिलहाल जिस चीज़ को समझने के लिए हम आए थे, उस चीज़ से अब लगभग पर्दा टीम उठा चुकी है। यानी जो टीम गठित करके इतना मशक्कत करके जांच की जा रही थी, जिस पर कई लोग भरोसा कर रहे थे, आप ऐसे समझिए कि अगर किसी गिरोह का भंडाफोड़ हो जाता है, उस गिरोह की सक्रियता की भूमिका पर जब आप प्रकाश डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके संरक्षण में कौन कौन से लोग हैं और उसको कौन संरक्षण दे रहा है। कौन कौन से लोग हैं ये तो टीम बता रही है, लेकिन वो किसके संरक्षण में है टीम ने अभी तक नहीं बताया। कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार है। ऐसे में आप सभी को क्या लगता है, सीबीआई जांच की मांग जायज़ रहेगा? सीबीआई जांच अब सरकार को करना चाहिए, सरकार को अनुशंसा भेज देनी चाहिए, या फिर इसी जांच से सरकार भी संतुष्ट हो जाएगी? तो क्या आप भी संतुष्ट हो जाएंगे या नहीं? सवाल यह आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए आपका भी कोई सवाल है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख जाइए। फिर दोबारा जब मुलाकात होगी सर से तो हम जान करके उसके बारे में भी जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।